हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको इस यूट्यूब के ई-ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। इसमें ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। वैसे अभी स्टार्टिंग में आपको जो बेसिक में जो बताया जा रहा है वो इन्वायरमेंट को समझिए। ऐसा नहीं कि ये कुछ नया है, आप लोग पहले भी ये पढ़े होंगे, ठीक है। पहले भी हमारे बचपन में जो ईवीएस होता था उसके थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं इन्वायरमेंट में क्या है, इकोलॉजी में क्या है, वही सब हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इन्वायरमेंट, वो जानते हैं। इन्वायरमेंट जैसे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो रिफ़र करता है किसे, हमारे सराउंडिंग से, ठीक है। हमारे सराउंडिंग से वो रिफ़र करता है। अब जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। तो सबसे पहले एबायोटिक और बायोटिक में हम लोग तो बचपन में ही पढ़े थे। बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, और जो एबायोटिक है वो कैसे, नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स वो जो सांस ले सकते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग बींग्स वो जो जो सांस नहीं ले सकते। एक चीज़ इसमें और आता है क्या, कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो कर सकते हैं उसे हम लोग लिविंग बींग्स में रखते हैं, और नॉन लिविंग में जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो। अब यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम को जानिए क्या है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया, एक इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट के जैसा माना गया है उसे, ठीक है, जिसमें क्या है कि कम्युनिटी जो है इंटीग्रेट करता है एक दूसरे के साथ। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। इंटीग्रेट करता है एक आपस में जो मिलता है, किससे, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। एक लिविंग बींग्स का जब रिलेशन बनता है नॉन लिविंग बींग से और उन इंटीग्रेट कर जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में जानने वाली क्या बात है, यहाँ पे किसके थ्रू वो करता है, इकोसिस्टम में जो इंट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए, फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है, इसके थ्रू जो हमारा इकोसिस्टम है वो इंटरेक्ट करता है एक बायोटिक कम्युनिटी दूसरे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। जो हम उसका फिजिकल, क्या इसको बोलते हैं, ये फिजिकल नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, सिंपल है, नॉन लिविंग जो ये नॉन एबायोटिक, उसके साथ जो रिलेशन बनता है बायोटिक का, तो इसी को बोल रहा है। किसके थ्रू बनता है वो, सबसे पहले बनता है एनर्जी के थ्रू। फ्लो ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का, ठीक है, वो कहाँ से आया है, एक इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है क्या, एजी टेंसली। कब ये कॉन्सेप्ट दिए थे, 1935 में। अब यहाँ पे जो बात आता है कि इसे फंक्शनल यूनिट कैसे कहते हैं, तो इसका फंक्शनल यूनिट मतलब ऐसे समझिए कि एक यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक, और एक आपका यहाँ पे नीचे आ गया एयर वाटर, ठीक। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए ऐसे, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, या न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, सॉइल, यहाँ पे आ जाएगा लैंड फॉर्म, यहाँ पे एनिमल। तो देखिए एक इकोसिस्टम में होता है क्या है कि एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये एनिमल जो है इसे खाएगा, ठीक है, यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक। अब वो एनिमल सिर्फ प्लांट ही नहीं खा रहा है, वो एनिमल एयर भी ले रहा है, वाटर भी ले रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन। फिर वो जो है इन सब जो साइकिल है, अगर वो घूमेगा तो फिर वो क्या, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आएगा। फिर जब एनिमल ये उसका मृत्यु हो जाता है, जब वो मर जाता है, फिर वो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है आपका सॉइल में चला जाएगा। तो ये जो साइकिल है इसी को बोलते हैं, एक फंक्शनल यूनिट के जैसा ही काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ कंडीशन रखा है कि इकोसिस्टम मतलब अगर कोई इकोसिस्टम किसी चीज़ को कह रहे हैं तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको इकोसिस्टम फुलफिल करता है। तो जो पहला शर्त है क्या है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो ठीक है, हमने अब पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो रिलेशन होता है या कॉम्प्रोमाइज़, जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एनिमल है, एयर और वाटर, ठीक है, ये लिविंग बींग्स, ये नॉन लिविंग बींग्स।
तो इसके बीच का जो रिलेशन बन गया ना, तो इसी को तो बोलते हैं इकोसिस्टम। ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, देयर आर इंट्रैक्शन बिटवीन थ्री कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। देयर इंट्रैक्शन बिटवीन द दिस कंपोनेंट, सॉरी थ्री नहीं है, दिस कंपोनेंट, इन कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन आपका बन रहा है, ठीक है। इंट्रैक्शन तो बन ही रहा। नेक्स्ट क्या है, एक एंटिटी है जो एबल टू सस्टेन लाइफ इट्स ओन, मतलब खुद से वो सस्टेन कर सकता है, बिल्कुल जो खुद से सस्टेन कर लेगा उसी को तो बोलेंगे कि वो लाइफ मतलब यहाँ पे रहने लायक है, वो खुद से ही सारा काम करेगा ना। उसको ऐसा नहीं ना कि बना बनाया कोई खाना परोस दिया। जैसे एक प्लांट है, उसे भी अगर फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है तो कोई दूसरे लिए तो कोई दूसरा तो उसके लिए करेगा नहीं, वो खुद ही करेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि उसको खुद से मतलब खुद चाहिए कि अपना ज़िंदगी को जी ले, ठीक। अब यह फोर्थ क्या है कि एक इकोसिस्टम जो है उसके वेरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आता है। इट कुड बी आइदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एंड इट्स कुड बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। अब बोलता है कि इकोसिस्टम या तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है या एक्वेटिक हो सकता है, ठीक। या तो सी के नीचे हो सकता है कि इकोसिस्टम, एक टेरेस्ट्रियल जो लैंड मासेस पे होगा, ठीक है। और ये भी बोलता है या तो वो नेचुरल हो सकता है या तो मैन मेड। अब देखिए क्या कि एक गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, उसमें अंदर कुछ पॉन्ड है, वहाँ पे मछलियाँ हैं, फूल पौधे भी हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई क्रोकोडाइल और भी है, क्रोकोडाइल भी है। तो इस तरह का एक जू बनता है। तो एक मैनमेड, उससे क्या कहते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम, खुद से मतलब ह्यूमन ने बसाया है उस इकोसिस्टम को। ये तो बात है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ क्या बोला जाए कि कैरेक्टरिस्टिक, एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम जानेंगे हम लोग, फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दो चीज़ जानना है हमें कि एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है और एक उसका क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ जानना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लेवल 1 पे रखा गया, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक लेवल 2, टॉपिक लेवल 3 या टॉपिक लेवल 4, ये लेवल 1 है। यहाँ पे क्या है कि ये प्रोड्यूसर हो, इसको ऑटोट्रफ्स बोलते हैं। ये जो है कि किसी कोई इसे खाना बना के नहीं दे रहा, वो खुद ही बना रहा है, वो प्रोड्यूसर कहते हैं उसको। जैसे ग्रास, ठीक है, सनलाइट आया, उससे वो फोटोसिंथेसिस हुआ, खुद ग्रो किया, ठीक है, ग्रास हुआ। अब ग्रास को क्या है कि हर्बीवोर्स खाएगा, डियर और रैबिट, ठीक है। अब जब डियर और रैबिट इसे खाएगा, फिर कोई डियर और रैबिट को खाएगा, ठीक। और फिर जो डियर और रैबिट को खाएगा, हो सके फिर उससे भी कोई खाएगा। तो ये अलग अलग लेवल बना गया है, ठीक। इसको लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 2 ये, लेवल 3 और लेवल 4। इसे क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल 1, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, जो जस्ट ग्रास को जो खाता है उसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर जो ग्रास के बाद जो ग्रास को खा रहा है, फिर उससे जो खा रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और इसके बाद जो उससे खा रहा है, जो डियर और रैबिट को जो खा रहा था, वो हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, ठीक है, वो ये जो पिरामिड बन रहा है, पहले प्रोड्यूसर फिर हर्बीवोर्स, इसको अगर हम जाने कि एनर्जी अगर इसका चेंज होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना, कहते हैं जो हमने जो बचपन में पढ़ा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे है कि जो ग्रास जो है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस किया, 100 जूल आपका एनर्जी क्रिएट किया, ठीक है। अब क्या है कि हर्बीवोर्स जो है, हर्बीवोर्स में डियर और रैबिट आ जाएगा, ये ग्रास खाया, तो यहाँ से जो 100 जूल जो प्रोड्यूस किया था ये ग्रास, यहाँ से सिर्फ इसका 10% ही ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ, ठीक है। 10 जूल डियर और रैबिट को कितना मिल रहा है, 10 जूल मिल रहा है, ठीक। अब डियर और रैबिट को जो खाएगा, जैसे टाइगर है, अब डियर और रैबिट को खाया तो इस 10 जूल का 10% हमें मिलेगा टाइगर को। अब टाइगर को 1 जूल मिल रहा है, और फिर 1 जूल जब टाइगर मतलब कि ये मर जाएगा, उसके बाद उसे जो खाएगा उससे क्या एनर्जी मिल रहा है, 0.1 जूल। देख लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, अब आपके सामने है कि आपको कितना एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल से ज़्यादा मिल रहा है या नॉन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो फंक्शनल
इकोसिस्टम का जो फंक्शन है क्या है, इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो दो मतलब कि काम करता है दो टाइप पे। एक है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो कैसा है, और एक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दो चीज़ जानेंगे, एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, वो फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसे होता है, सोलर सन मतलब राइज हुआ सुबह सुबह, ठीक है, ग्रास जो है, ग्रास हो गया या फिर जो भी हरी भरी चीज़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस में लग गए। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकली, मतलब कि इस प्रोसेस को केमिकल एनर्जी बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस। ठीक, अब इसमें क्या हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस कर लिया अपने यहाँ, एक जूल में एनर्जी तैयार हो गया। ठीक, दूसरा क्या, टू फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, यहाँ पे बोल रहा है दो फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। पहला क्या, सोलर एनर्जी, जिससे हमने जाना कि सोलर एनर्जी प्लांट स्टार्ट किया सुबह सुबह। दूसरा क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी एज पर 10% रूल, हमने जो अभी ऊपर बात की थी कि 10% रूल से वो आएगा। यहाँ अगर 100 हो गया, इसके ऊपर जो इसे खाएगा वो 10% ट्रांसफ़र होगा, फिर इसके ऊपर जो खाएगा वो 1%, उसी 10% होगा इसका, फिर इसके ऊपर, फिर इसका 10%, ऐसे 10% रूल। दो चीज़ जान गए, एक सोलर एनर्जी, दूसरा वो 10% रूल। 10% रूल इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, दो चीज़ जानना था हमें इसमें, एक क्या, इकोसिस्टम का जो फंक्शन है। पहला तो फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो हो रहा है सोलर सिस्टम जो है आपका सोलर एनर्जी से। दूसरा क्या, 10% रूल, इसी में 10% रूल। अब जो आपका ये तो फ्लो ऑफ एनर्जी का था, अब फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो क्या है। तो दो तरह का न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो, और एक है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो में आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस भी। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा आपका आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर। ठीक, अब क्या है, इसके लिए बोला जा रहा है कि फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है। अब आपको बताते हैं क्या है कि जैसे आपका नाइट्रेट, ठीक, नाइट्रेट क्या है कि नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या है कि एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा मतलब कि ये रखता है, मतलब कि ज़्यादा एविडेंट बोल सकते हैं उसको कि एविडेंट मात्रा में नाइट्रोजन है। ठीक है, तो क्या प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को ऐसे ही मतलब डायरेक्ट लेता है, नहीं, इसे नाइट्रेट के तौर पे लेता है। ठीक है, जब नाइट्रेट के तौर पे ये लेगा, प्लांट लेगा, तो प्लांट बड़ा होगा। ठीक है, उसके सेल्स ग्रो करेंगे। ठीक, फ्रूट लगेगा। ठीक है, और फ्रूट जब लगेगा तो उससे क्या होगा कि बर्ड, ठीक, बर्ड आएगा, वो फ्रूट्स को खाया। अब जब फ्रूट्स को खाया तो उसको जो डंपिंग करेगा जो बर्ड, ठीक, अब वो क्या गिराएगा, डंप करेगा कहाँ, ज़मीन पे ही। तो अब देख रहे हैं एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है जो एबंडेंट मात्रा में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी ऐसे ही प्लांट उससे एब्जॉर्ब किया। धीरे धीरे प्लांट बड़ा हुआ, फ्रूट लगा, फ्रूट्स को बर्ड खाया, बर्ड जो है फिर डंप किया कहाँ, लैंड में। तो आप देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ जा रहा है, लिथोस्फीयर। तो ये देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर जा रहा है, फिर ये लिथोस्फीयर से फिर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये इस चीज़ की बात हो रही है कि फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आगे पढ़ते हैं क्या है, जो दिस प्रेजेंट इन आवर प्लैनेट। सबसे पहले हाँ, ये हमारे प्लैनेट में प्रेजेंट है। अब क्या ये जो हमारे यहाँ प्रेजेंट है कैसे, अनदर फॉर्म में है, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग रिजर्वॉयर में बोल सकते हैं अलग। ठीक है, अलग अलग रिजर्वॉयर क्या हो गया, तो समझिए कि आपका एक एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर हो गया, एक लिथोस्फेयर हो गया, एक हाइड्रोस्फीयर हो गया, दूसरा क्या होगा, बायोस्फीयर हो गया। ठीक, यहाँ पे
एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये अलग अलग रिजर्वोयर हैं, ठीक है, प्लैनेट में। अब वहाँ से ये जो सारी चीज़ें मैक्रो न्यूट्रंट्स और मैक्रो और माइक्रो, ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, हर जगह पे वो प्रेजेंट है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कुछ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो लिथोस्फेयर में आया, फिर लिथोस्फेयर से घूम के कहाँ गया, एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइक्लिक, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइक्लिक। यहाँ पे आपको जो जानने वाली बात है वो क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। ये एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर जो है 13 से 16, ठीक है, वहाँ पे लिया हुआ है, दिया हुआ है। आप एक बार अगर उसे रीड कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल वही नाइट्रेट के थ्रू जो ये होता है, आगे बढ़ता है जो प्रोसेस। कार्बन का भी वही है, ठीक, उसी के जैसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, और वो है क्या, यूनि डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनि डायरेक्शन, ठीक, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। एनर्जी का फ्लो यहाँ पे 100 जूल हुआ, फिर इसके बाद जो इसको खाया 10 जूल गया उसके पास, फिर उसके पास गया 1 जूल गया, फिर उसके पास 0.1 जूल गया। तो यूनि डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में ही बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कल को ये डियर पता चला कि टाइगर को खा गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रास पता चला कि डियर और टाइगर दोनों को खा गया, नहीं, एक डायरेक्शन में जा रहा है। ग्रास को डियर खा रहा है, टाइगर डियर को खा रहा है, फिर टाइगर को वल्चर खा रहा है, ठीक, ये हो गया, ठीक। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन साइक्लिक, जैसे कि बात हुआ था साइक्लिक, एटमॉस्फेयर में कोई प्रेजेंट है तो लिथोस्फीयर, ये घूमेगा यहाँ तक आएगा, फिर ये घूम के एटमॉस्फेयर पे जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस चलते रहेगा। अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो समझिए ये सही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजी। नेक्स्ट अब क्या है, इकोलॉजी के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले इकोलॉजी को एक साइंस कहा गया है, ठीक है। साइंस में क्या कहा गया कि इसे हम समझते हैं एक तरह का स्टडी करना, ठीक है। किसके बीच में, किसके लिए, किस चीज़ की स्टडी, तो रिलेशनशिप की स्टडी, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। और उनका रिलेशनशिप, जो ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट में, ठीक है, उनके अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं इकोलॉजी कि उनका ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो उसके इन्वायरमेंट में जो उनका रिलेशन है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब जो ये टर्म है इकोलॉजी, उसे सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था 1969 में, ठीक। अब इकोलॉजी जो है इसको तोड़ा गया तो फिर एक ओइकोस बना और एक लोगोस बना। ओइकोस का मतलब होता है होम और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी क्या कहा गया, एक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट देयर होम, लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट देयर होम, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्या जानते हैं, इसको डिफाइन किया गया कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप। तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात की गई कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या, देखिए बायोमास का प्रोडक्शन के बारे में बात है। बायोमास क्या है, तो बायोमास समझिए BODY, बॉडी वेट, ठीक है, वेट लिख दिया था, हाँ, बॉडी वेट जब आप बचपन में जब जन्म लेंगे उस समय आप 4-5 kg होंगे, और आज अभी आप खुद को देखिए आप 60-70 के अप्रॉक्स में होंगे। तो यही आपका बॉडी वेट बायोमास, ठीक। समय के साथ जो चेंज हो गया इसी को बोलते हैं बायोमास, ठीक। अब क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको डिफाइन किया कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम
इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ ग्राम्स पर मीटर, और यहाँ पे होगा शायद कैलोरी, किलो कैलोरी ग्राम क्या, और किलो कैलोरी ग्राम, किलो कैलोरी ग्राम। ठीक, इससे डिनोट किया जाता है। क्या बोला जाता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको ऐसे डिफाइन किया कि जो बायोमास जो जिस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे दो चीज़ आता है जब ये होता है प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो हमारा जो खुद का ये बायोमास है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो बॉडी वेट है जो हमारा जो बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा बढ़ कैसे रहा, हमारा बढ़ तो रहा है यही जो प्रोड्यूसर है ये इन्हीं को खा करके बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर में आ गया ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो प्रोड्यूसर जो है यही है, तो इसी को तो खा के हमारा बन रहा है, हमारा तो खुद का है नहीं। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको तो समझ गए ना कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो टाइम के साथ जो बायोमास चेंज कर रहा है, ठीक है, उस रेट से जो बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं ये बायोमास प्रोडक्शन। अब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि सपोज दैट कि एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये 100 जूल के करीब एनर्जी जमा करता है। ठीक, अब इस 100 जूल क्या किया, सबसे पहले वो दिन भर जो उसका रेस्पिरेशन का काम हुआ प्लांट का, वो 40% वो ख़त्म कर देता है, 40% वेस्ट। ठीक, बच्चा जो 60% या 60 जूल, यहाँ पे 100 जूल था ना, तो यहाँ पे ये 40 जूल क्या हो गया, वेस्ट हो गया उसका रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में अब बचा ये जो 60 जूल, ये खुद को बड़ा करने के लिए जो एफर्ट लगा रहा है, जो उसके सेल्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो खुद को बड़ा करने के लिए जो अब क्या कर रहा है, जो ये 60 जूल इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो 100 है आपका, ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूरा 100 जूल जो है वो एक प्लांट 100 जूल एनर्जी जमा कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, तो उसमें से आपका जो 40 वो ये हो गया, वेस्ट हो गया खुद में बॉडी में। ठीक है, जो रेस्पिरेशन दिन भर काम किया, प्लस उसके बाद जो बचा उसको खुद को बड़ा करने में जो लग गया वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसी को आगे लिखा गया कि जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एज द रेट एट विच द टोटल सोलर एनर्जी कैप्चर्ड इज डन बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, व्हाइल द एनर्जी कैप्चर्ड इज taking place part of energy consumed by the producers for their own respiration, the rate at which, ठीक है, ये क्या था, रेसिडुअल एट विच रेसिडुअल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द बायोमास प्रोडक्शन। ठीक, यही चीज़ जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो बात हुई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ तो हो गया ना जीपीपी। अच्छा, इसी को इस कॉल्ड अ नेट प्राइमरी, यहाँ पे भी नेट का बात हो ही गया था। रेस्पिरेशन जो हुआ है उसको छोड़ के जो एनर्जी खुद को जो बच गया, वो जो बायोमास प्रोडक्शन में फिर लगाया, उसको बोलते हैं नेट। अब यहाँ पे फार्मूला एक दे दिया गया, क्या, एनपीपी किसको बोलते हैं, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट क्या होगा, पूरा ग्रॉस में जो खुद का रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है उसको हटा दें तो नेट मिल जाएगा, वैसे उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिडुअल। बायोमास प्रोडक्शन इसी में आता है आपका। ठीक, टोटल सोलर एनर्जी आपका ये हो जाएगा, जो 100 जूल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कंज्यूम एनर्जी जो खुद कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, जो एक तरफ से लूजेस हो गया, मतलब उसका कुछ हुआ नहीं, बस वो सर्वाइबिलिटी के लिए वो जिंदा रहा, तो वो एनर्जी है जो कंज्यूम किया, इसी को बोलते हैं हम लोग एनपीपी। अब क्या है,
अब यहाँ पे आता है एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले समझा रहे थे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसको ऐसे डिफाइन किया कि जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो है आपका एक प्रोड्यूसर आ जाएगा, एक हो जाएगा कंज्यूमर। देखिए बायोमास तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर भी। अब कंज्यूमर कौन हो गया? तो ह्यूमन हो गया, ठीक है। कंज्यूम तो यही कर रहा है, हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? इंसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। जो प्रोड्यूस किए हुए चीज़ें हैं उन्हीं को तो हम लोग कंज्यूम करके खुद का बायोमास प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। कहीं से हमने प्लांट उखाड़ लिया, कहीं से हमने फिश को मार दिया, तो जो दूसरे चीज़ों को हम लोग खा खा के कंज्यूम कर करके ही तो हमारा बायोमास ये प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक। ये तो कंज्यूमर के हिसाब से हो गया। तो हमें बोला जा रहा है कि इस कंज्यूमर को जो है ना मतलब देख के हमें प्रोडक्शन की तरफ देखना है कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। सेकेंडरी हम लोग तो सेकेंडरी हो गए, ठीक है। ह्यूमंस को बोला जा रहा है कि वो तो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी कौन हुआ? प्राइमरी हो गया जो प्लांट्स हो गए। एक क्या है? ये है इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट। अच्छा, इस चीज़ के बारे में जान लीजिए। इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है? कंट्रोल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बहुत अच्छी बात एक तरफ से कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट होगा इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट्स। अब इन्वायरमेंट में कई ऐसी चीज़ हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बाधित कर सकते हैं, उसे अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे कि अमेज़न, जो ब्राज़ील में अमेज़न है, ठीक है, वहाँ पे देखिए हरा भरा है, ठीक है। अब सहारा है, सहारा है वहाँ का, सहारा में डेजर्ट है। तो यहाँ का जो प्लांट है छोटा छोटा होगा, ठीक है, छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल। यहाँ पे जो प्लांट है ये, इस प्लांट का जो एफिशिएंसी है इस प्लांट के मतलब कंपैरिजन में लो है, ठीक, और ये हाई है। तो वही बोला जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट है कि वहाँ पे डेजर्ट क्यों बन गया है, इसके पीछे जब ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा कि कैसे वहाँ पे ये डेजर्ट बन गया है, ठीक है। क्यों हमेशा जो डेजर्ट आपके लेफ्टवर्ड साइड में होते हैं कॉन्टिनेंट के, ठीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो, उस टाइम में मैं बतलाऊंगा। अभी क्या है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो टेम्परेचर है, सनलाइट है, ठीक है। अब वाटर है, मॉइस्चर है, ठीक है। ये वाटर मॉइस्चर का एबिलिटी है, ठीक है। फिर न्यूट्रेंट्स अवेलेबिलिटी की बात की गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई, इनको डिटर्मिनेंट के तौर पे बताया गया कि अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर बाधित होता है तो इन कारण से होता है, ठीक है। टेम्परेचर के कारण हो सकता है, फिर सनलाइट के कारण से होगा, फिर वाटर जो है, ठीक है, उसके लिए भी होगा। वहाँ का अगर पानी सही नहीं होगा तो अच्छा से प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक। वही मॉइस्चर के बारे में फिर बात की गई है, तो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम जो है वो गवर्न कैसे कर रहा है? कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ठीक है, बिटवीन ऑल थ्री। मतलब इन तीनों चीज़ों के बारे में जो बता रही, तीन चीज़ जो फैक्टर है कि ये तीनों चीज़ों का कहते हैं ना संतुलन जो होता है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। अगर संतुलन बना रहेगा तो वहाँ पे कंडीशन फेवर में होंगी। और अगर किसी भी एक चीज़ जो है टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी हाई हो गया तो फिर वो भी नुकसान है। सनलाइट वहाँ पे सिर्फ सनलाइट ही पड़ रही है तो वो भी नुकसान है, ठीक है। हर चीज़ को कंट्रोल वे में अगर रहे तो सही है, ठीक है। इसी चीज़ की बात की गई है। तो ये थी आपकी इकोलॉजी, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये पूछता है एग्ज़ाम में। एक आपका ये पूछेगा जीपीपी क्या है और फिर एनपीपी क्या है।
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो कितना आसानी से हम लोग समझ लिए कि एक प्लांट है जो अपना पूरा एनर्जी जो दिन भर में आपका जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वहाँ के बाद वो 40 जो एफर्ट लगा के ख़त्म कर देता है खुद को रिस्पिरेशन में, फिर जो बचा हुआ एनर्जी वो खुद को देता है और फिर उसी से बड़ा होता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका 60 जूल हो गया और ग्रॉस आपका 100 हो गया, ठीक। समझने वाली बात ये थी। यहाँ पे यूनि डायरेक्शन में जाता है, ये लॉ पूछता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे से ये 3 चीज़ आपको पूछ सकता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। एक बार इसे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 की 13 से 16 चैप्टर के बीच में। फिर यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी भी देख लिया हमने। एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनि डायरेक्शन में जाता है। न्यूट्रिएंट्स भी हो गया, ये साइक्लिक कंडीशन जो बनाता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर से फिर एटमॉस्फेयर जाएगा, ठीक। यहाँ से हमने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का कैसे काम करता है। पहले क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर आएगा, फिर हार्बीवोर्स, कार्बीवोर्स और फिर टॉप जो आपका कार्निवोर्स आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल 1, टॉपिक लेवल 2, 3 और 4। ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक। इन चीज़ों के बारे में देख लिया। आगे क्या, इन्वायरमेंट, बाकी वही चीज़ें हैं सारी। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को और एक्सपेंड करेंगे और बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और कोशिश करेंगे कि अगला 10 दिन के अंदर ये इन्वायरमेंट को अपने साइड से ख़त्म करने की, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल में, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको ये अच्छा लगा। और अगर आपको चाहिए कुछ इसमें अपग्रेडेशन या फिर किसी भी कोई भी सुझाव है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है।